नमस्कार, इंडिया टीवी चुनाव मंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीट का टारगेट दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो 370 सीट आएंगी कैसे, और उस 370 में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी 80/80 लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां विपक्ष का पेंच सारा इस बात पर अटका है कि सीटों का समावेश क्या हो, कैसे हो, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दी, लेकिन जब न्याय यात्रा राहुल गांधी की पहुंची तो सीटों को बढ़ाकर 17 कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। यह संकेत इसलिए मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, और अखिलेश यादव ने शर्त रख दी है कि अगर चुनाव में उतरना है या कहें कि अगर न्याय यात्रा में शामिल होना है तो पहले कांग्रेस को सीटों पर सहमति जतानी होगी, सीट बंटवारे को फाइनल करना होगा। लेकिन बार बार इंतजार के बाद अब तक अखिलेश यादव को कोई फॉर्मूला स्वीकार करने का पत्र का जवाब नहीं मिला है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार जी जुड़ेंगी हमारे साथ, जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। जरा रुचि जी से बात कर लेते हैं। रुचि जी, कांग्रेस को शुरुआत में 11 सीटें दी गई, बाद में बढ़ाकर 17 कर दी गई। सबसे पहले तो यह बताइए कि ये 17 सीटें कौन कौन सी हैं जो ऑफर की गई हैं, और इसमें विवाद की गुंजाइश क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करीब 27 सीट चाहती थी। कांग्रेस का ये कहना था कि 2009 में जो 21 सीट कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जीती थी, वो सभी 21 सीट दी जाए कांग्रेस को। उसके अलावा जैसे लखनऊ है, बलिया, वाराणसी, इस तरह की कई सीट थी, मेरठ, जो कांग्रेस नहीं जीती थी 2009 में, वो भी कांग्रेस चाह रही थी। अब कांग्रेस का कहना था कि हम नेशनल पार्टी हैं, तो हमें यूपी में सम्मानजनक चुनाव लड़ना है। हर मंडल में, हर इलाके में कांग्रेस का झंडा लेकर कैंडिडेट को खड़ा होना चाहिए। ऐसा कांग्रेस ने, जब समाजवादी पार्टी की बातचीत शुरू हुई थी तब कांग्रेस ने कहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि आप नेशनल पार्टी होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी हालत खराब है, और बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ही यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, तो लिहाजा ज्यादा सीट पर समाजवादी पार्टी का हक बनता है। उस समय जब बातचीत शुरू हुई थी पवन, तो आरएलडी भी साथ में था। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे। जयंत चौधरी की तस्वीर लखनऊ में अखिलेश यादव के घर पे सामने आई थी, और ये कहा था कि दोनों लोग अलायंस पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब स्थिति बदल गई, जयंत चौधरी चले गए। ये करीब करीब साफ है कि वो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो अब नए सिरे से बातचीत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में शुरू हुई। तो जो कांग्रेस 21 सीट चाहती थी, अब समाजवादी पार्टी 2 लिस्ट ला चुकी है अपने कैंडिडेट्स की, जिसमें 27 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी उतार चुकी है। तो अगर हम 2009 की बात करें, जिसमें कांग्रेस जीती थी, तो कल जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है उसमें 3 सीट्स ऐसी हैं जो कांग्रेस 2009 में जीती थी। एक बहराइच, एक गोंडा है, प्रतापगढ़ है। और उसके पहले जो एक लिस्ट समाजवादी पार्टी की आई थी, उसमें भी 5 सीट ऐसी है जो कांग्रेस ने 2009 में जीती थी, और कांग्रेस इस बार भी वहां से चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी। जैसे उसमें उन्नाव है, धौरारा है, खीरी है, फर्रुखाबाद है, अकबरपुर है, ये सीट्स थी। तो ये सीट तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को नहीं दी, और बाकी भी जो वो मांग रहे थे वो सब कुछ सीट दी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं है। अब जो 17 लिस्ट दी है कल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को भेजी है, उससे भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस लगातार अपने जो सीट्स हैं उसमें बदलाव कर रही है, वो नई नई सीट चाह रही है। बहुत सारी ऐसी सीट चाह रही है वेस्टर्न यूपी की जहाँ मुस्लिम जो वोटर है वो बहुत ज्यादा है। तो इस समय जो मामला फंसा है, ऐसा कहा जा रहा है, जो सूत्र समाजवादी पार्टी के वो ये बता रहे हैं कि एक तो मुरादाबाद सीट चाहती है कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी वो देने को तैयार नहीं है। सहारनपुर चाहती है, वो बिजनौर चाहती है, मुजफ्फरनगर चाहती है, मेरठ चाहती है, लखनऊ जहां से समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बना दिया है, वो सीट चाहती है।
तो ये सारी सीटों पर अभी झंझट फंसी है। देर रात तक दोनों लोगों में बातचीत हुई है, लेकिन देर रात के बाद ये बातचीत बंद हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता जो इस बातचीत में शामिल थे, उन्होंने हमसे कहा कि कांग्रेस के नेता जो बैठक में थे, जो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने जो 17 लोगों के नाम हमें दिए हैं, जो लिस्ट दी है, उसको हम अपने आला कमान के पास नहीं ले जा सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आला कमान की तरफ से बिल्कुल साफ इंडिकेशंस हैं कि कौन कौन सी सीट पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लड़ना ही लड़ना है। तो वो सीट आपकी जब इस लिस्ट में नहीं है तो हम आला कमान के पास नहीं ले जाएंगे। रुचि तो जी, आप जब आला कमान की तरफ इशारा करते हुए कहा जाता है कि हमें लड़ना ही लड़ना है, तो इस सीट में एक जो कॉमन थ्रेड आप बता रहे हैं पश्चिमी यूपी का, उसमें है मुसलमान वोट। जहां जहां मुसलमान वोट डोमिनेटिंग है, जिस तरीके से दक्षिण भारत में मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस भी चाह रही है कि मुस्लिम मतदाता बहुल सीट से उम्मीदवार उतारें। तो क्या अखिलेश को भी यह संदेश पहुंच रहा है कि यह मामला सीट का नहीं है, यह वोट का है, और जो मुस्लिम वोट है उस पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है, और यही वजह है कि वो उस लिस्ट को अपने आला कमान तक ले जाने के लिए भी तैयार नहीं? देखिए, ऐसा साउथ की बात अलग थी पवन। अब उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 2022 का चुनाव में आप देखेंगे कि जो मुस्लिम वोटर था उसने एक मुश्त करीब सबने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनके जो एलाइज थे उनको वोट दिया और उन पर अपना भरोसा दिखाया। और 2019 में भी हमने देखा लोकसभा चुनाव में बीएसपी सपा का गठबंधन था, तो जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वहां सपा के उम्मीदवार को, और जहां बीएसपी के कैंडिडेट थे वहां मायावती के उम्मीदवारों को मुसलमानों ने वोट दिया। तो यहाँ पर जो मुस्लिम प्रभावित इलाके हैं, जहाँ मुस्लिम वोटर ज्यादा है, तो जाहिर है समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि वो सीट वो उसको जीतने में आसानी होगी, वो सीट वो जीत सकती है लोकसभा चुनाव में। तो अब ऐसी सीट वो कांग्रेस को क्यों देगी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने दम पे जो मुस्लिम इलाके हैं, जहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है, वहां पर आज की स्थिति में, जो आज स्थिति है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, उसमें वो अपने दम पे नहीं जीत सकती। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हो जाता है कांग्रेस का, तब उसको वो सीट जीतने में हो सकता है कि वो कामयाबी हासिल कर ले। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ऐसी सीट जो वो ये मान के चल रही है कि उसके लिए आसान होगी, हो सकता है कि उसको जीत मिल जाए, वैसी सीट वो कांग्रेस को बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। और जी, ये तो बात हुई सीट देने के लिए तैयार नहीं है। हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस मुरादाबाद क्यों मांग रही है, सहारनपुर क्यों मांग रही है? तो जो ये नया इंटरेस्ट जागा है, जैसे मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूदा हैं, वो सीट कांग्रेस क्यों चाह रही है? और जब वो चाह रही है, एक चाहत की लिस्ट सामने रख रही है कि हम ये चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस की तरफ से रीजनिंग क्या दी जा रही है? क्या वो लॉजिकल रीजन दिए जा रहे हैं? बैठ के बात होती होगी तो कम से कम ये भी तो होती होगी ना, हम ये लड़ना चाहते हैं, हम इस वजह से लड़ना चाहते हैं, हमारी ये ताकत है, आपकी ये ताकत है। तो वो इक्वेशन क्या है, किसके आधार पर मुरादाबाद मांग रही है? मुरादाबाद में क्या इंटरेस्ट है? सहारनपुर में कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, मुरादाबाद की जहां तक बात है, तो 2009 में जो सीट कांग्रेस जीती थी उसमें से एक मुरादाबाद थी, जहां से अजहरुद्दीन कांग्रेस के एमपी बने थे 2009 में। तो एक तो उनका लॉजिक वो है कि हम 2009 में ये जीते थे, दूसरा उनका कहना है कि हमारा वहां जो मुस्लिम वोट है वो हमें साथ में आके देगा। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता इस मीटिंग में शामिल हैं, उन्होंने हमसे मुरादाबाद का नाम लेके कहा कि हम उनसे पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोगों से कि तुमको मुरादाबाद में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तुम किसको वहां से लड़ाना चाहते हो, तुम नाम बताओ। तो उनका कहना है कि कांग्रेस के लोग नाम नहीं बता रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ समाजवादी पार्टी का है। तो फिलहाल कांग्रेस इशारा मैं आपको बता देता हूं रुचि जी, चुनाव मंच से खुलकर बात होनी चाहिए। इशारा यहाँ पर प्रियंका गांधी के हस्बैंड की तरफ है, मुरादाबाद से आते हैं, उनका नाम लेने में हिचक रहे हैं, और क्या सचमुच कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है, और जब 17 सीट का ऑफर आया तो फाइनल से किसका होगा? कौन है कांग्रेस में जो तय कर रहा है कि कौन किस राज्य में कितनी सीटें जीतेगा? और जिस आला कमान की तरफ जिक्र किया जा रहा है, वो आला कमान राहुल गांधी हैं, वो आला कमान कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो आला कमान गांधी परिवार। कौन है आला कमान आज के दिन
जो ये फैसला कर रहा है कि अगर गठबंधन हो तो इन शर्तों, इन सीटों पर हो? देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस आलाकमान की, तो अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी भी, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ये सब समन्वय के साथ ही तमाम डिसीजन लेते हैं। लेकिन जिस तरह से रुचि जी ने जिक्र किया तमाम सीटें, किस तरीके से 2009 से कांग्रेस पार्टी शुरू हुई, लेकिन अब कांग्रेस के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि 17 सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें लड़ने के लिए दी जाए। और कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि 14-15 सीटों पर सहमति जो है ऑलमोस्ट बन गई है। 1-2 सीट ही ऐसी हैं जिन पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनमें से वो सीटें उनको दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी इन 1 से 2 सीट्स ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी हैं या डायनेमिक्स ऐसे हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती है वो सीटें उनको लड़ने के लिए दी जाए। अब कांग्रेस के सूत्र तो आश्वस्त लग रहे हैं। इनफैक्ट केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं कांग्रेस संगठन के, उन्होंने तो बयान भी दे दिया कि जो अलायंस है वो हो जाएगा और किसी तरह की कोई उसमें कोई शक शुबा नहीं है और हमारी बातचीत जो है वो चल रही है। अब जिस तरह से मुरादाबाद का जिक्र किया, मुरादाबाद कांग्रेस पार्टी का जो तर्क है, अब कांग्रेस पार्टी पहले तो चाहती थी कि 2009 में जो सीटें जीती थी वो मिली, लेकिन अब वहां से शुरू करके कांग्रेस यहां पहुंच गई है कि जो सीटें जीती जाएं वही सीटें मांगी जाएं, ऐसी सीटें ना ली जाएं जो जहां पर जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है या जहां पर कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको जो है हार का सामना करना पड़े या फिर ऐसा हो कि कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर वहां पर आ रहा है। तो बिल्कुल आप इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, चाहती है जहां पर लक्ष्मी, आपको रोकना चाहूंगा। कैंडिडेट है, ये 2 सवाल यहां से उठते हैं। वो कह रहे हैं कि हम वही सीटें मांगे जो जीतना चाहते हैं या जीत सकते हैं। तो कांग्रेस कितनी सीटें जीतने का दम फिलहाल भर रही है? दूसरा सवाल, क्या रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने की स्थिति में है, चुनाव लड़ सकते हैं? कोई संकेत? देखो, अभी तो कोई ऐसा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर सोनिया गांधी क्योंकि राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं, मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार से इस तरह की अटकलें हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि 3-3 लोगों को एक ही परिवार के कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतारेगी। राहुल गांधी वायनाड से तो लड़ेंगे, अब देखना होगा अमेठी से भी वो लड़ेंगे इस बार या नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से, क्योंकि अटकलें पूरी जोरों पर हैं कि वो रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होंगी। ऐसे में 2 सदस्य गांधी परिवार के लोकसभा के चुनावी मैदान में नजर आएंगे, 1 सदस्य जो है वो राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गई है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश वहां पर है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में वहां से उनको बतौर कैंडिडेट जो है उम्मीदवार वहां से उतारे मुरादाबाद से, जिस तरह की आपने बात की। अभी इस तरह की कोई चर्चा भी कांग्रेस पार्टी के भीतर की अंदरूनी सर्कल्स में भी अभी कोई इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सिविक इलेक्शन जो हुए, मेयर का इलेक्शन जो हुआ या वहां पर जो सिविक बॉडी इलेक्शन हुए, वहां पर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहद अच्छा था और उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि लोकसभा में भी उनकी दावेदारी जो है वो मजबूत है। और इसके अलावा दूसरा जो कारण कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं को, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑपोजिशन होगा, ऐसे में कांग्रेस पार्टी मानती है कि कांग्रेस पार्टी ही एक राष्ट्रीय विकल्प है। ऐसे में जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका रुझान जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ होगा और समाजवादी पार्टी भी को भी लगता है कि MY समीकरण जो है वो उनके लिए काम करेगा। ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं एक जो रुझान मुस्लिम मतदाताओं का किस ओर होगा, इससे भी 2024 का गणित जो है वो तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान उनके प्रति ज्यादा होगा, क्योंकि एक ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय असली सवाल ये है कि मुस्लिम मतदाता किसके साथ, कांग्रेस के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ, और वही दावेदारी फिलहाल अटकी हुई है कि कौन मुस्लिम मतदाताओं को जीत पाएगा। रुचि जी, अब जब यह स्टेलमेट बना हुआ है, 17 सीटों के ऑफर पर बात आगे नहीं बढ़ी है, तो क्या यह मान लिया जाए कि इंडिया अलायंस का एक और गठबंधन, इंडिया अलायंस का एक और साथी टूटने वाला है? क्योंकि अखिलेश जिस हिसाब से तल्ख है, संकेत स्पष्ट है, 1 दिन 2 दिन गठबंधन टूटने वाला है। देखिए, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बात जो है कि गठबंधन टूट गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कहनी पड़ेगी।
अब जो इंडिकेशन है, जो बातचीत लगातार पिछले 4-5 दिनों से तो काफी लंबी बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही थी। उनका कहना था कि देर रात तक हमारी बातचीत होती है, सीट्स को लेके एक सीट पर बात होती है। वो सारे अपने दावे लेके आते हैं कि वो किस तरह से उस सीट पर मजबूत हैं, और हमारे पास भी समाजवादी पार्टी का कहना है कि अपने अपने तर्क होते हैं कि हम क्यों इस सीट को कांग्रेस को नहीं देना चाहते। तो ये बातचीत पिछले दिनों काफी उसमें तेजी आई थी, काफी तेजी से बातचीत चल रही थी। कल भी देर रात तक बातचीत चली है, लेकिन अब बातचीत बंद हो गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 17 नाम कांग्रेस को दे दिए हैं सीट्स के, कि अब आपको तय करना है कि इन 17 सीट के साथ आप गठबंधन के लिए तैयार हैं कि नहीं। अब दोनों पार्टीज में फिलहाल बातचीत बंद है, लेकिन ये कहना कि गठबंधन टूट गया है उत्तर प्रदेश में, एक गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को झटका लगा है, ये कहना पवन अभी मुश्किल होगा, क्योंकि राजनीति में, सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। रुचि जी, बस एक बात मैं समझना चाहता हूं, अगर इस पूरे इंडिया गठबंधन को हम यूपी में देखें तो बिना बीएसपी के एसपी और कांग्रेस पहले भी आई थी साथ, कोई खास कमाल कर नहीं पाई थी। तो क्या उम्मीद की जाए इस गठबंधन से? क्या सचमुच ऐसी स्थिति में है कि योगी मोदी के डबल इंजन की सरकार को यूपी के 2 लड़के, जो स्लोगन पहले चला था, अब की बार चुनौती देने की स्थिति में है? खासकर वोट परसेंट कांग्रेस का 6% है 2019 के लोकसभा चुनाव में, और क्या वो सचमुच दोनों साथ आएंगे तो एक साथ जुड़ेगा? उसकी संभावना एक बार हमारे लिए टटोल दीजिए जरा। देखिए, ऐसा है कि जो आप उत्तर प्रदेश में, पवन, आप भी अभी बहुत दिन तक अयोध्या रह के गए हैं और आपने देखा है कि राम मंदिर बनने के बाद किस तरह का माहौल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कैसे बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं रोजाना श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब तक जब से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अब तक 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पे, सड़कों पे, ट्रेन हो, फ्लाइट्स हो, कहीं भी जगह नहीं है, इतने श्रद्धालु जा रहे हैं। यानी लोग अपने को राम मंदिर से जोड़ रहे हैं। अब बीजेपी, ये जो भीड़ आ रही है अयोध्या में, वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, बाकी देश के कोने कोने से आ रही है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें अपना वोटर भी देख रही है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है 2017 से, फिर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं, तीसरी पारी उसके दावेदार हैं वो, तो जो उनके काम है और जिस तरह से जो योजनाएं हैं, जिसको आप लाभार्थी कहते हैं कि एक बड़ा सेक्शन अब वोट बैंक जाति छोड़ के लाभार्थी हो गए हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वो लाभार्थी बीजेपी की तरफ बहुत बड़ी संख्या में हमने देखा पिछले चुनाव में जाते हुए। और फिर जहां तक जाति भी बात करें तो जाति के बंधन भी उत्तर प्रदेश में टूटे हैं। पहले कहा जाता था कि जो दलित है वो मायावती का वोटर है, लेकिन हमने देखा कि एक चुनाव के बाद एक चुनाव, दूसरे चुनाव में बीजेपी ने किस तरह से गैर जाटव वोट को दलितों में से अपनी तरफ कर दिया। जाटव यानी जो मायावती जिस जाति की हैं, उनका जो वोटर था वो धरा, बाकी काफी बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ यानी कुल मिलाकर बीजेपी काम पर, लाभार्थियों के नाम पर और जो गुलदस्ता बनाने में कामयाब रही है, ओबीसी का, गैर जाटव दलित का, बाकी संगठनों का, उसका असर यह है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। विजयलक्ष्मी और रुचि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देश में चुनाव है, ध्यान मध्य प्रदेश पर भी है। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से चर्चा थी कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, वो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए, लेकिन आज वो नहीं जा रहे हैं। ये संकेत इसलिए मिले, तस्वीर देखिए अपने स्क्रीन पर, आपको एक बैठक दिखाई दे रही है। यह बैठक न्याय यात्रा को लेकर हो रही है, जिसमें कमलनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। राहुल गांधी की आगामी मार्च में मध्य प्रदेश में यह न्याय यात्रा निकलने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही है। तो सारे पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन कमलनाथ यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और पिछले घटनाक्रम के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी कुंवर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को तमाम नेताओं की बैठक बुलाई। मकसद था कुनबे को एक रखना। जो कमलनाथ भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, उनको कैसे दिखाया जाए। तो बाकायदा वो बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। न सिर्फ शामिल हुए, उसका वीडियो भी जारी किया गया। इस बैठक में आप जीतू पटवारी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और बाकी पदाधिकारियों को देख सकते हो। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा बात यह है कि यह वीडियो स्पेशल बनाकर रिलीज किया गया है।
अनुराग अमिताभ भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एक वक्त लग रहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, बस ज्वाइनिंग होने ही वाली है, तो फिर मामला कहां अटका? यह हृदय परिवर्तन हुआ या जानकारी गलत आ रही थी भोपाल से? देखिए, ये अब एक यक्ष प्रश्न हो गया है कि दरअसल जो संकट मोचक कहे जाते हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को संकट देने बीजेपी में जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, ये सिर्फ एक चर्चा थी या अफवाह थी। लेकिन माना जा सकता है जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम अगर बीते 72 घंटे में हम देखें तो जो घटनाक्रम चले उससे साफ स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो आग लगी हुई है, जो धुआं दिखाई दे रहा है उसमें आग है। क्योंकि सबसे पहले घटनाक्रम को अगर हम सुनियोजित तरीके से देखें तो नकुल नाथ ने अपना सबसे पहले स्टेटस बदला। एकदम से उनके स्टेटस बदलते ही जो बीते 40 सालों से सबसे कट्टर समर्थक कहे जाते हैं कमलनाथ के सज्जन वर्मा, उन्होंने भी अपना स्टेटस बदला। स्टेटस बदलते ही साथ उन्होंने जो अपना पहला बयान दिया, उस बयान में खंडन नहीं किया इस बात का कि कमलनाथ जो एकदम से अपना जो दौरा था छिंदवाड़ा का, एक के बाद एक जो दौरे थे उसे एकदम से निरस्त करते हुए सीधे दिल्ली क्यों चले गए? क्योंकि जो टूर प्लान आया उसमें लिखा हुआ था रिवाइज टूर प्लान। सज्जन वर्मा ने यह कहा जब मान सम्मान और अपमान की बात, स्वाभिमान की बात आती है तो कहीं ना कहीं आदमी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, और जहां कमलनाथ जाएंगे मैं जाऊंगा। उनके लिए छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट बीते 18 में छोड़ने वाले दीपक सक्सेना का भी यही बयान था। तमाम जो कमलनाथ समर्थक लोग थे वो एक के बाद एक इसी तरीके की बात करने लगे लगातार। अगले दिन शनिवार को ये तो बात हुई किस माहौल में ये खबर चली कि कमलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो कांग्रेस में बरकरार रहेंगे या बैकडोर पे अभी भी बातचीत चल रही है, और अगर बातचीत विफल हुई तो वो कौन से कारण और कारक थे जो कमलनाथ की कमल के होने में रोक बने? देखिए, कांग्रेस के कमल में क्यों नहीं जा पाए, इसके पीछे अगर हम देखें तो बैकग्राउंडर बहुत साफ दिखाई देता है। यह बात सही है कि चर्चा चल चुकी थी, बातचीत तय भी हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ से सवाल पूछे जा रहे थे वो मना नहीं कर रहे थे। वो पत्रकारों से बोल रहे थे एक्साइटेड आप हैं, एक्साइटेड हम नहीं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने कहीं इंकार नहीं किया था कि वो बीजेपी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का एक जो बड़ा तबका था, आरएसएस का एक जो बड़ा तबका था, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ की एंट्री से नाराज था। नंबर एक, जो उनका कहना था, जो हमारे सूत्र बताते हैं आरएसएस से जुड़े जो लोग थे, उनका कहना था कि कमलनाथ की इस समय एंट्री का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस समय कमलनाथ की सरकार नहीं है। जैसे कर्नाटक में अगर डीके शिव कुमार के साथ कोई चीज जुड़ी होती, वो छोड़कर आते तो बात समझ में आती थी। सरकार का मतलब था। यहां पर सिर्फ 66 विधायक हैं, 163 विधायक जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। ऐसे में कोई खतरा भी नहीं है सरकार को, तो कमलनाथ को एंटर कराने से क्या फायदा। नंबर दो, चूंकि सिख दंगों में जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सिख जो समुदाय है वो लगातार कमलनाथ को घेरते नजर आता है सिख दंगों को लेकर। ऐसे में अगर एन इस मौके पर, जबकि खालिस्तान के मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं पंडू से लेकर कनाडा, अमेरिका तक तमाम तरह, अगर इस समय कमलनाथ की एंट्री की जाती है तो एक ठप्पा जिसकी जो खालिस्तानी, जो प्रो खालिस्तान के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि सिख दंगों में जिसकी भागीदारी रही, आप लगातार कहते रहे, उन्हें एंटर करा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही वजह रही जिसके चलते पहले शनिवार को इंतजार किया गया कि कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है कद्दावर बीजेपी के नेताओं से। रविवार को भी इसी तरीके के आकलन जो है वो दिखाई देते रहे। लेकिन जब जो सूत्र बताते हैं, जब ऊपर से हाईकमान से, जो बीजेपी का हाईकमान है, वहां से जब संकेत नहीं मिले, ऐसे कयास अब लगाए जा सकते हैं, तब जाकर कहीं जो है सज्जन वर्मा सोमवार को सामने आए। उन्होंने कहा, ये आप फिर गौर करने की बात है, कमलनाथ खुद सामने नहीं आए। सज्जन वर्मा ने सबसे पहले कल आकर ये कहा कि मेरी अभी कमलनाथ से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव के जो होने वाले हैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं कांग्रेस की तरफ से, और मैं किसी भी तरीके से कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। 2 दिनों तक उस सवाल का जिसका जवाब पूरा देश और कांग्रेस के तमाम जो लोग जिनके चेहरे मुरझाए हुए थे, मेरे पीछे इस वक्त कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है, संडे को पूरी तरीके से ताले लॉक थे, लोग बोलने से कतराते नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब इंडिया टीवी ने, चाहे वो उपनेता प्रतिपक्ष हो या तमाम विधायकों से बात की, सबके चेहरे खुले हुए थे। और कुछ ही देर पहले कुंवर जीतेंद्र सिंह से जब इंडिया टीवी ने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तब ऑल इज वेल। अनुराग, इससे एक सवाल ये बनता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कमलनाथ संकट मोचक कहे जाते हैं,
वो जाने की बात करते हैं तो चेहरे मुरझा जाते हैं। याद दिलाया जाता है कि इंदिरा गांधी के तीसरा बेटा इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को कहा था, जब वो आने की बात करते हैं तो चेहरे खिल जाते हैं। तो वो कौन सी खूबी है कमलनाथ में जो कांग्रेस को भले ही सत्ता तक ना पहुंचा पाए, लेकिन फिर भी अगर कमल उनके साथ है तो चेहरे पर मुस्कान है? पवन जी, मैं सबसे पहले दुरुस्त करूं, सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, बीते 40 सालों से मिस्टर मैनेजर के तौर पर कमलनाथ को मैनेजमेंट गुरु के तौर पर माना जाता था। कमलनाथ मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त करते थे, संकट मोचन। पूरे कांग्रेस के 1977 की बात बताऊं, जब जनता पार्टी की सरकार थी, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। जब अर्थ का संकट, यानी जब कांग्रेस के पास अर्थ का संकट था तमाम जिला कांग्रेस कार्यालयों, प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों को चलाने में, तब संजय गांधी के जरिए कमलनाथ ने खुद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की मदद की थी। उनके पिता ने इस शर्त के साथ, हालांकि कहा जाता है कि मदद की थी कि अब आप कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, लेकिन कमलनाथ ने एक भारी मात्रा में जो अर्थ था वो प्रोवाइड कराया था उस जमाने में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यालयों को चलाने के लिए। यही वजह थी कि इंदिरा गांधी ने स्वयं छिंदवाड़ा में 80 के दशक में जब उन्हें वहां से अपना सांसद के लिए खड़ा किया, तब उन्होंने कहा था ये मेरा तीसरा बेटा है। तो अर्थ से लेकर तमाम वो जिम्मेदारियां जिसके जरिए जो दल बदल करते थे, चाहे वो अमर सिंह हो, यानी चाहे जब तमाम जब ऐसे अर्थ लोग हो की जिनके जरूरत पड़ी जरिए कमलनाथ खड़े मिले। बस एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए अनुराग, कमलनाथ तो नहीं जा रहे हैं, इस तरह के संकेत आ गए, क्या इस बात की गारंटी है कि नकुलनाथ नहीं जाएंगे? और छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी 24 में कितनी आश्वस्त है, जीत पाएगी? बीजेपी बिल्कुल जी, एक अपने आप में। अब दूसरा एक प्रश्न आपने पूछ दिया है, क्या नकुलनाथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन पिता पुत्र की जोड़ी ये चाहे हम दिग्विजय सिंह जयवर्धन की बात करें या पर अब बात करें कमलनाथ और नकुलनाथ की लंबी जो कहे जोड़ी कही जाती है। कमलनाथ ने पूरी तरीके से नकुलनाथ को हिंदुत्व की तरफ कहीं ना कहीं सेट किया, गलत नहीं कहा जाएगा। चाहे वो प्रदीप मिश्रा की सभा हो या बाबा बागेश्वर की छिंदवाड़ा में सभा हो, वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, जिसके लिए बीजेपी कहती है एंटी हिंदुत्व चलती है, हिंदुत्व के एक ध्वजवाहक के रूप में नकुलनाथ को उन्होंने स्टैब्लिश किया। 4.5 करोड़ राम नाम के पत्रक भी अयोध्या भेजे नकुलनाथ ने। तो ऐसे में माना जा सकता है जो भी गेम, अगर जो कांग्रेस कहती है ये बीजेपी का गेम प्लान था, लेकिन अगर वो गेम प्लान रहा भी तो कांग्रेस कमलनाथ और नकुलनाथ का मिलकर साथ रहा। हालांकि जो आज की मीटिंग थी, जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए थी, उसमें नकुलनाथ इनवाइट ही नहीं थे, लेकिन हाँ ये अब कुछ हद तक माना जा सकता है कि जो आग है उसका धुआं अभी भी कहीं ना कहीं इस कांग्रेस कमेटी से जल रहा है। लोगों के मन में अभी भी आपने चर्चा का स्कोप छोड़ दिया है, यानी कमलनाथ को लेकर क्लैरिटी आ गई है कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन नकुलनाथ का सवाल अभी बाकी है। अनुराग, आपके पास फिर लौटेंगे जब जब इस सवाल पर लाइट पड़ेगी, सवाल का महत्व बढ़ेगा, जवाब पूछने हम आपके पास जरूर आएंगे। इंडिया टीवी चुनाव मंच देख रहे हैं आप। आज हमने बात की यूपी में सीटों। यूसीसी पर कानून बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।